अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो खबरें लेके आ रहे हैं, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो पिटीशन है सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर, उस पर आज क्या हुआ। जबकि दूसरी तरफ आज जो एक और बहुत बड़ी चीज़ हम आपको बताएंगे वो है कि कैसे पीटीआई की क़यादत पूरी की पूरी कंप्रोमाइज्ड है और एक जैसे कहते हैं ना वो ड्रामा लगाया हुआ है कि बड़ी सख्तियां हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, हमारे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। आज ज़रा कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आपकी आंखें खोल देंगी कि किस तरह से तमाम का तमाम खेल खेला जा रहा है। जो पीटीआई का मरात याफ्ता तबका है वो किस तरह से कंप्रोमाइज्ड है, ये हम आपको ज़रा आज के असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहवाल पर आ जाते हैं। आज 5 रुकनी आइनी बेंच ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की पिटीशन की समाअत की। उनके साथ जस्टिस शकील अहमद थे दाएं तरफ बैठे हुए, जस्टिस शाहिद बिलाल थे, इसके अलावा बाएं तरफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर थे जिन्होंने आज समाअत की। तो आज की समाअत के दौरान जो सबसे अहम बात थी वो मुनीर मलिक एडवोकेट साहब जो कि इन 5 जजेस के वकील हैं और उनके साथ सलाउद्दीन अहमद साहब भी हैं, जबकि ज़ैनब जंजुआ भी हैं। उन्होंने आज जो आर्गूमेंट किए उसमें एक तो उन्होंने कहा कि जो जजेस की उनका जो बुनियादी दलाइल थे, उन्होंने कहा कि एक तो जजेस की जो ट्रांसफ़र है जो दूसरे हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में लाए जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान की पूरी तारीख पढ़ी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1935 में जजेस की ट्रांसफ़र के बारे में क्या था, 1956 में जो आर्टिकल था वो क्या था जजेस की ट्रांसफ़र के बारे में, 1962 के आइन में क्या था, 1972 में क्या था, 1973 के आइन में क्या था और उसके बाद फिर उसमें तरामीम 2010 तक क्या होती रही। और उसकी रोशनी में उन्होंने ये अदालत के सामने नुक्ता रखा कि जजेस की जो ट्रांसफ़र है वो आर्जी होती है और उस आर्जी ट्रांसफ़र के लिए उनकी जो मराहत होती हैं वो सदर तय करते हैं, लेकिन जो उनकी सीनियरिटी होगी वो वही होगी जो जिस हाई कोर्ट का वो हल्फ लेंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई भी शख्स मुंतखब होगा या तैनात होगा तो वो जिस दफ्तर के लिए मुंतखब होगा या तैनात होगा उसका वो हल्फ लेगा, चाहे वो सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो या कोई जज हो या कोई और ओहदेदार हो। इसके अलावा मुनीर मलिक एडवोकेट साहब ने यह भी कहा कि जो ट्रांसफ़र भी होगी ये अवामी मफाद से मुतल्लिक होगी और अवामी मफाद को उन्होंने यूँ डिफ़ाइन किया कि उन्होंने कहा बिलफ़र्ज़ अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज लाने हैं और जिस हाई कोर्ट में जज आप ला रहे हैं वहाँ पर जो क्रिमिनल केसेस की पेंडेंसी है वो ज़्यादा है और आपने उस पेंडेंसी को ख़त्म करना है, तो आप चाहते हैं कि दूसरे हाई कोर्ट से एक क्रिमिनल लॉ का एक्सपर्ट जज लाया जाए, तो आप देखेंगे कि बिलफर्ज 200 केसेस की पेंडेंसी है तो आप कहेंगे हम 6 माह के लिए क्रिमिनल लॉ का एक्सपर्ट जज ले आते हैं। तो इस तरह से होगी, ये नहीं होगी कि गैर मुइना मुद्दत के लिए एक जज आ जाए। और उन्होंने कहा यह भी देखा जाएगा कि जो जज लाया जा रहा है क्या उस जज को सज़ा तो नहीं दी जा रही, या जिस हाई कोर्ट में लाया जा रहा है उस हाई कोर्ट के जजेस को सज़ा देने के लिए तो नहीं लाया जा रहा। तो इन नुक्तों पर उन्होंने आज दलाइल दिए और अब समाअत कल तक के लिए मौखर कर दी गई है। कल सुबह 9:30 बजे दोबारा समाअत होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस मौके पर जो पिटिशनर वकला हैं उनको बताया कि हमने बेंच के जजेस ने आपस में तय किया है कि पहले आप अपने दलाइल देंगे और हम आपको उसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे, लेकिन दलाइल के बाद फिर बेंच के जजेस आपसे सवालात करेंगे और आपसे जवाबात लेंगे। तो ये उनका कहना था। इसके बाद अब ज़रा अगर आप देखें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सज़ा देने के लिए जजेस लाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, और वो जजेस आके फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सज़ा दे भी रहे हैं।
यानी कि एक तो होता है कि चले एक केस तय हो गया, फैसला आ गया, तो वो इंट्रा कोर्ट अपील में डिवीजन बेंच के आगे चैलेंज हो गया। यहाँ पर तो अभी केस सुने जा रहे हैं, तो डिवीजन बेंच उन केसेस को टेकअप करके और उनके ऑर्डर्स को जो कि अबूरी हुक्मनामे हैं उनको कालेदम करार दे रहा है। अभी कल ये मसला आया हुआ है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और आसिफ रेकी साहब जो दूसरे जज हैं उनके साथ बैठ के वो सिंगल बेंच के जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनके ऑर्डर्स को कालेदम करार देने लगे हुए हैं और उनके बारे में रिमार्क्स दे रहे हैं कि जिनको जियो पर हेडलाइनें लगवाने का शौक़ है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने के लिए बैठी हुई है, एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट जिसका चीफ जस्टिस पोलो के कोटे पर चीफ जस्टिस बन गया है, तो जो चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस को इंसाफ नहीं दे सकता वो आवाम को क्या इंसाफ देगा। जो सुप्रीम कोर्ट अपने साथी जजेस को इस्टेब्लिशमेंट के हमलों से नहीं बचा सकती, वो आम आवाम को इस्टेब्लिशमेंट के जबर से क्या बचाएगी। तो एक बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। वाज़े तौर पर एक इस्टेब्लिशमेंट की आंधी चल रही है और उसके आगे जजेस बजाय इसके कि वो बंद बांधे वो सहूलतकार का किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं। तो अब ज़रा अगली खबर पे आते हैं, सहूलतकारी पर। तो देखिए, आपको पता है सिंध में सिंधी कौम परस्त जमातों ने और वकला ने 10-12 रोज से धरना दिया हुआ था। जो मेन हाईवे है उसको बंद किया हुआ था सक्खर और हैदराबाद के मुकाम पर। उसकी बुनियाद पर हज़ारों कंटेनर फंस गए हुए थे। पाकिस्तान में तिजारत नहीं हो पा रही थी। जो माल था वो कराची पोर्ट से पाकिस्तान के दीगर सूबों में और इलाकों में नहीं भिजवाया जा रहा था। एहतजाज किस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि आप ये जो कैनाल्स बना रहे हैं, जो एक सो कॉल्ड ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए, वो सिंधियों को कबूल नहीं है कि उनका दरियाए सिंध का पानी पंजाब में सहराओं में बांटा जाए। अगर आप देखें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका प्रोजेक्ट है? ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था ना। इस प्रोजेक्ट को फार्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत की भी अंगूठा लगा हुआ था। पीपल्स पार्टी भी खामोश हमायती थी, इस प्रोजेक्ट की सहूलतकार थी। पीपल्स पार्टी कोई मुजाहमत नहीं कर रही थी इस प्रोजेक्ट के सामने, लेकिन सिंधियों ने, कौम परस्त जमातों ने ऐसी मुजाहमत की कि पीपल्स पार्टी को भी जूते छोड़ के भागना पड़ा। ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने 26वीं आईनी तरमीम और पीका लॉ में इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सहूलतकारी की है, लेकिन कैनाल्स पर सहूलतकारी क्यों ना कर सके? क्यों? क्योंकि उनके अपने सूबे के अवाम उनके खिलाफ खड़े हो गए, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो गए। तो मजबूरी में पीपल्स पार्टी को भी अपने अवाम की सुन के मुजाहमत करनी पड़ी और हुकूमत को भी नज़र आ गया कि पीपल्स पार्टी नहीं मज़ीद सहूलतकारी कर सकती, इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना पड़ेगा। और इस्टेब्लिशमेंट को इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना पड़ा। कल जो कौंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट का, मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास हुआ, उसमें कहा गया कि अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं होगा और जब भी कोई प्रोजेक्ट पर काम होगा नहरों के, तो पहले सूबों को एतमाद में लेकर सूबों की मुशावरत और रजामंदी से काम होगा। बड़े ही तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने फेस सेविंग ली है कि ठीक है हम प्रोजेक्ट अबेंडन कर रहे हैं, मुस्तकबिल में कभी देख लेंगे। सबको पता है मुस्तकबिल में कभी नहीं देखा जा सकेगा। इसमें सबक क्या है? सबक ये है कि अभी भी मुज़ाहमत का रास्ता मौजूद है, मुज़ाहमत के लिए ग्राउंड मौजूद है। अगर जमातें या अवाम या वकला मुज़ाहमत करना चाहें तो वो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट को झुका सकते हैं। अवाम के आगे इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी हो सकती। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक पीटीआई है, उनका साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, केपी में उनकी हुकूमत है और हालत ये है कि सारा वक्त
रोते क्या रहते हैं, हमारा सोशल मीडिया सेल हमारे मुज़ाकरात नहीं कामयाब होने दे रहा, इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं कामयाब होने दे रहा, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाने दे रहा। क्या कमजोरी है यार। आप अंदाजा लगाइए ना कि अगर सिंधी अवाम झुका सकते हैं तो ये क्यों नहीं झुका सकते। इधर हालत ये है कि हजारों की तादाद में केपी से अवाम डी चौक पहुंचते हैं नवंबर में इमरान खान को छुड़वाने के लिए, गोलियां खाते हैं, क़यादत जूते छोड़ के भाग जाती है। अब वो बेचारे अवाम क्या करते वहां पर, उन्होंने वापस ही जाना था। वो अली मीन गंडापुर है, आता है, वो पता नहीं कहाँ पे गायब हो जाता है। और जी मैं गिरफ्तार होने लगा था इसलिए मैं छुप गया था, उसके बाद मैं 12 ज़िले पार करता, मैं भागता, मैं छुपता, मैं केपी वापस पहुंचा हूँ पेशावर। भाई हो जाते गिरफ्तार, इससे बड़ी खबर ही कोई ना होती, ऑप्टिक्स ही कोई ना होते कि वफाक ने एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गिरफ्तार कर लिया। वफाक अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि एक वफाकी इकाई का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको गिरफ्तार करके एक वफाकी इकाई को इंतशार का शिकार करता, अपने सामने खड़ा कर लेता। यह मुमकिन ही नहीं था, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब भाग गए वापस। क्या पीटीआई के कारकुन या केपी के अवाम अगर बिलफर्ज तूरखम बॉर्डर की तरफ जाने वाली रोड पर धरना दे दें, डेरा इस्माइल खान में धरना दे दें जो अली मीन गंडापुर का आबाई इलाका है, तूरखम बॉर्डर भी बंद हो जाएगा, पाक अफगान ट्रेड रुक जाएगी। डेरा इस्माइल खान वाली साइड पर धरना देंगे, पाक चाइना ट्रेड भी रुक जाएगी, सीपक का रूट बंद हो जाएगा। क्या ये नहीं कर सकते? इनसे होता ही नहीं है। वजह क्या है? पूरी की पूरी क़यादत कंप्रोमाइज्ड है। उनको ये होता है कि भाई हमारी एक सूबे में हुकूमत है, हमें लैंड क्रूजरें मिली हुई हैं, प्रोटोकॉल मिले हुए हैं, अयाशी लगी हुई है, हम एक अपनी पार्टी के मैंडेट या अपनी जमात के सरबराह के लिए हम क्यों कंप्रोमाइज़ करें। इनकी तो हालत ये है, इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का, एक्टिंग चीफ जस्टिस के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर मौजूद है कि इमरान खान साहब से वो लोग मुलाकात करेंगे जिनका उनके फोकल पर्सन नाम देंगे। ये तो अभी तक अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मनवा सके, इतने कंप्रोमाइज्ड हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट को झुकाएंगे, ये को मुज़ाहमत करेंगे। तो ये जो कहते हैं ना कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट बड़ा जबर कर रही है, हमारे साथ बड़ी मुश्किलात हैं, वो गवर्नर राज लगा देंगे। अगर हम कोई इस्टेब्लिशमेंट से मुखासमत करेंगे तो लगा दें गवर्नर राज। क्या हो जाएगा गवर्नर राज से? गवर्नर राज को बरकरार रखने के लिए उसकी पार्लियामान से तौसीक चाहिए होगी। वो पार्लियामान से तौसीक कैसे लेंगे? केपी की सूबाई असम्बली उस गवर्नर राज की कैसे तौसीक करेगी जहाँ पे पीटीआई की अक्सरियत है? हटाना पड़ जाएगा। और अगर कुछ ना भी हो, अगर अवाम सड़कों पर बैठे होंगे, वो गवर्नर राज क्या कर लेगा? ठीक है, आप अवाम इस्लामाबाद तक नहीं ला सकते, बड़ा मसला हो जाता है, यहाँ पर वफाक लड़ लेता है, पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है। केपी में तो आपकी हुकूमत है, केपी की अवाम को तो आपको ट्रेवल भी नहीं करवाना होगा। आप सिर्फ एक पेशावर में कॉल दें, पूरा पेशावर निकल आएगा सड़कों पर। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कंप्रोमाइज लोग हैं और रोना सारा वक्त अपने सोशल मीडिया का रोते हैं, अपने आप से कुछ नहीं होता। मैं फिर कहूँगा, सिंधियों ने साबित किया है कि पुरअमन जद्दोजहद करके आप अपना हक अभी भी मनवा सकते हैं। सिंधियों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लोगों को करके दिखाया है कि इस्टेब्लिशमेंट जितनी मर्जी ताकतवर हो उसको झुकाया जा सकता है, उससे बात पुरअमन जद्दोजहद करके मनवाई जा सकती है। अगर सिंधियों की मुंतखब जमात भी इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार थी, पीपल्स पार्टी की, तो सिंधियों ने उस जमात को भी झुकाया अपने आगे और मजबूर किया कि आप
इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी नहीं करेंगे, हमारा मुकदमा लड़ेंगे जाकर। तो यहाँ पे तो पीटीआई की हुकूमत भी अपनी है, अवाम भी अपनी है, वोट भी अपना है, मैंडेट भी अपना है केपी में, वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पा रहे, वफाक में आके कुछ करना तो दूर की बात है। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।